Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we are going to start chapter Nazism and the Rise of Hitler. This chapter has been taken from history as you know, and already we have discussed about this chapter in previous video. In this video we will start Hitler's rise to power. अब इस वीडियो में हम हिटलर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ऐसा क्या सिचुएशन हुई जिसमें कि हिटलर को राइज करने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली. सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट. कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा कि भाई क्या इफ़ेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी के ऊपर एंड ग्रेट डिप्रेशन का क्या वर्ल्ड एंड यूरोप के ऊपर क्या इम्प्रेशन हुआ, तो एंड वाइमार रिपब्लिक जो था वो फेल कैसे हुई. तो ये सारी सिचुएशन में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, वो सारी सिचुएशंस, वो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटी एंड सोसाइटी में जो भी क्राइसिस थी, इस सब ने हिटलर को एक तरीके से उभरने के लिए एक मौका दिया, एक बैकग्राउंड तैयार किया. अगर ये सिचुएशंस न होती तो मे बी लोग जो है हिटलर को इतना ज़्यादा प्रमोट न करते. तो जैसे आपको पता है कि हमेशा लोग क्या है कि जब अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं तो वो एक न्यू होप को तलाश करते हैं. तो वो उनको जो न्यू होप थी वो उनको हिटलर में दिखाई दी. तो हिटलर का जो बॉर्न हुआ था वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था एंड हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी. और इसके साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उसने आर्मी के लिए अपने आप को एनरोल किया एंड मैसेंजर का काम किया एंड बिकेम अ कॉर्पोरल. और उनको इन अपनी इस बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए बहुत सारे मेडल भी मिले. बट द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सल टीटी मेड हिम फ्यूरियस. लेकिन क्या हुआ था कि जो ये जर्मनी ने की जो डिफीट हुई अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा, उससे वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हुआ एंड जो ट्रीटी में जो उसको ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी जर्मन के ऊपर और हार्श ट्रीटी जो थी, उसने और ज़्यादा गुस्सा कर दिया. किसको? उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. किसको? हिटलर को. इन 1919 हिटलर ने क्या कि एक स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी. एंड यू कैन नोट दिस इन योर कॉपी. सो जर्मन वर्कर्स पार्टी को उसने 1919 में ज्वाइन किया एंड फिर उसने धीरे धीरे उसको क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को. उसका नेम चेंज कर दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. एंड फिर लास्ट में यही पार्टी जो थी वो नाजी पार्टी के नाम से जानी भी गई. अभी हम इसमें देखेंगे कि 1923 में जैसे कि इनका अब एक ग्रुप इनके साथ था, है ना. तो अब ये क्या थे, अब इन्होंने थोड़ा सा और एम्बिशियस तो थी, तो अब इन्होंने थोड़ा सा और प्लान किया क्या कि बेवेरिया को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए, सीज करने के लिए, हथियाने के लिए प्लानिंग की एंड मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर. और इन्हें ये चाहते थे कि भाई अब ये पावर चाहते थे, तो सो ही मार्च टू बर्लिन विद हिज ग्रुप. बट ही फेल्ड. अब ये इसमें क्या फेल हुए और इनको अरेस्ट कर लिया गया, है ना. लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया था. तो ये जो था इनका जो नाजीज थे, यानी कि जो इसके फॉलोअर थे, जो इसके सपोर्टर्स थे, कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट. अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट 1930 तक तो ये लोग नहीं ले पाए थे. तो इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट. अब ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम जो था, इस समय लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे. ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे उनके सामने कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाले. तो इस ड्यूरेशन में नाजिज्म ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किए थे. एंड 1929 में बैंक्स जो थे ड्यू टू डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, बिजनेसेस शट डाउन हो गए थे, वर्कर्स ने अपनी जॉब
छूट गई थी उनकी, मिडिल क्लास जो था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, है ना, और उनको अपनी सिचुएशन के सुधरने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप, अब लोगों के अंदर जो उम्मीद जगाने का काम किया इस सिचुएशन में, वो किसने किया? नाजीज ने किया, है ना, उनको बेटर फ्यूचर के लिए। तो 1928 में नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन रिचस्टैग। रिचस्टैग इज अ जर्मन पार्लियामेंट, यू कैन नोट डाउन। एंड यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वोट गेन करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाए 1928 तक। जैसा कि ऊपर भी आपको बताया गया है कि भाई 1930 तक ये इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। तो 1928 में इन्होंने जो पार्लियामेंट के लिए जो इन्होंने इलेक्शन में खड़े हुए, तो उस समय इस पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले। लेकिन 1932 में ये एक लार्जेस्ट पार्टी के साथ उभर कर आए 37% वोट के साथ, यानी कि 1932 में इनको क्या मिला? 37% वोट मिले थे रिचस्टैग में, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन थी, इस तरीके से आपने देखा कि सब्सिक्वेंटली किस तरीके से हिटलर ने पावर जो थी वो गेन की थी। तो क्या था कि भाई उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को भी टेक ओवर कर लिया था, एंड द पर्सन हु लिसन्ड, वो जो इसको सुनता था वो इसका हो जाता था। तो ये इसके अंदर जो था वो स्किल्स तो थे इसके अंदर बोलने के, किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के। और जब लोग जो है परेशान हो और तब उनको कोई इस तरीके की प्रोमिसेस करे, तो डेफिनेटली लोग उसकी तरफ क्या हो जाते हैं? टर्न हो जाते हैं। तो व्हाट वर द प्रोमिसेस डन बाय हिटलर टू जर्मनी? तो कौन सी प्रोमिसेस थी जो हिटलर के द्वारा जर्मनी से की गई थी? तो पीपल अट्रैक्टेड टू हिम कि आई प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने क्या लोगों से कहा कि भाई वो इस समय, क्योंकि हार्श और ह्यूमिलेटिंग जो ट्रीटी थी उसकी वजह से लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो उस टाइम पर जो कि ये हिटलर जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीकर था, तो his passion and his words moved people. He promised to build strong nation undo the injustice of Versailles। तो ये वर्सेलिस की जो भी सिचुएशन थी, यानी कि उसको अन्याय को हुई वो ख़त्म करेगा, एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ, यानी कि उसका जो खोया हुआ सम्मान है जर्मन का वो इसको लौटाएगा। और उसने प्रॉमिस किया कि जो लोग भी वर्क यानी कि अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, एंड सिक्योर फ्यूचर दिया जाएगा यूथ को। और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं और जो भी कॉन्स्पिरेसीज हैं अगेंस्ट जर्मनी, उन सबको भी वो ख़त्म करेगा। तो ये सारी सिचुएशंस जो थी, इन सब के लिए उसने क्या जो तरीका अपनाया था, जैसे कि मास मोबिलाइजेशन का किया था, उसने एक नई स्टाइल की पॉलिटिक्स को ईजाद किया था। जस्ट कि जो रिचुअल्स थे, स्पेक्टिकल्स थे, उनको मास मोबिलाइजेशन में उसने उसका इम्पोर्टेंस को समझा और उसको इंक्लूड भी किया। जैसे कि जितनी भी मैसिव रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स की सपोर्ट के लिए हिटलर ने, है ना, और उसने क्या किया था कि रेड बैनर विद द स्वास्तिका, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, है ना, रेड बैनर विद द स्वास्तिका एंड Nazi salute and ritualized rounds of applause after the speeches were all part of the spectacle of power, as you are seeing in this picture. So this type of rituals, this type of swastika was used in propaganda of Hitler. So जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि सपोज जिसका जो भी रिलीजन है, हिंदू है, तो अगर मेजॉरिटी में पीपल वो है, उनका वोट लेने के लिए तो लोग इस तरीके के रिचुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो लोग क्या होते हैं, डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और या फिर मान लीजिए मुस्लिम्स हैं, है ना, तो उनके अगर किसी भी रिचुअल, किसी भी सिंबल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। तो इसी तरीके से जो था ये इनका इस्तेमाल किया करता था। तो ये जो नाजीज का जो प्रोपेगेंडा था, इसका जो प्रोपेगेंडा था, है ना, वो किस तरीके से इसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, एज आई हैव टोल्ड यू, यू कैन रिमाइंड इन दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके से उसने डेमोक्रेसी को
ये डिस्ट्रक्शन किया था डेमोक्रेसी का, यानी कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से डिसमेंटल किया, किस तरीके से भंग किया। यानी कि आपको पता है वाइमार रिपब्लिक वाज रियली वीक गवर्नमेंट, बट ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जो इसने प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया हिटलर ने, उससे लोग जो थे उसको एज अ मसीहा देखने लगे थे, जो कि उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इस तरीके की फीलिंग लोगों के अंदर आने लगी थी, है ना। कि कहीं ना कहीं उसने जर्मन के प्राइड और डिग्निटी की भी बात की थी, तो लोग जो थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे लोग। जैसे कि आप देखेंगे, इट इज़ एन इमेज that captured the imagination of the people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. So how did Hitler dismantle the structure of democracy? तो सबसे पहले तो उसको अपने आप को इसको अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोगों का ध्यान डेमोक्रेसी की तरफ से हटाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी को फेल्ड उसने लोगों के सामने किस तरीके से शो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि ऑन 30th January 1933 President Hindenburg offered the chancellorship, that is the highest position of cabinet of ministries. सो ये हिटलर को ऑफर की गई, है ना। तो बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली एंड द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। सो अब ये जो थे, अब इनके पास डेफिनेटली पावर आ चुकी थी। सो हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। सो अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन February facilitated to his move। किस तरीके से उसने यहाँ पर ये सिचुएशंस इस तरीके की क्रिएट की थी कि फायर डेक्री इन 28 February 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। तो ये भी जो फायर डेक्री था, यानी ये जो रूल था, ये इसके थ्रू उसने पहले तो लोगों के जो सिविक राइट्स थे, जो दीज वर प्रोवाइडेड और गारंटेड बाय द वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको पहले तो फेल्ड किया, है ना, सस्पेंडेड किया। एंड देन ही टर्न टू ऑन हिज आर्क एनिमीज, जितने भी उसके शत्रु थे, कम्युनिस्ट थे, और जो कि इसको एक तरीके से राइवल के तौर पे देखते थे। दे नेवर लाइक टू हिटलर। सो वो उनको क्या कर दिया उसने कि मोस्ट ऑफ हुम वर हॉरिफाइड पैक्ड ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप वर इस्टेब्लिश फॉर हिज एनिमीज। ये कंसंट्रेशन कैंप क्या है, ये एक तरीके से जहाँ पर कि एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उनको बंदी बना लिया जाता है। एंड इट वॉज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक फायर्ड बार्ब्ड वायर फेंसेस, है ना। तो यहाँ पर इनको बंदी बना लिया जाता है। एंड द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सेवर आउट ऑफ सर्वाइविंग, यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, आप देखेंगे कि 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ, यहाँ पर एक जगह का, यानी कि एक सिटी का, छोटे सिटी का, डिसल्डोफ का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप देखेंगे कि सिटी ऑफ द 500,000 पीपल पॉपुलेशन यहाँ पर किस तरीके से है। तो एंड 1440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन, उसमें से इतने के पीपल केवल कम्युनिस्ट थे। एंड दे वर हाउएवर ओनली वन among of 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. And on 3rd March उसने क्या किया, 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट भी पास किया था, और ये एक्ट के थ्रू उसको इनॉर्मस पावर मिल गई थी और डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करने का एक तरीके से जो इस्टेब्लिश किया जर्मनी में डिक्टेटरशिप को, वो इसी इनेबलिंग एक्ट के थ्रू ही किया गया, क्योंकि हिटलर को इतनी पावर मिल चुकी थी
कि उसने क्या कर दिया था कि पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया था एंड रूल बाय डिक्री किया एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एंड एक्सेप्ट द नाजी पार्टी, केवल नाजी पार्टी को ही पावर थी, नाजी पार्टी वर अलाउड ओनली एंड द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। यू कैन सी, तो इस तरीके से उसने पावर कैसे गेन की और किस तरीके से उसने एक स्पेशल फोर्स के द्वारा, यानी कि उसने स्पेशल फोर्स भी रिक्रूट की थी, सर्विलांस स्पेशल एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन द वे नाजीज वांटेड, यानी कि कहीं पर भी यदि कोई भी व्यक्ति सीक्रेट स्टेट पुलिस भी उसने और इस तरीके की कई जो अलग अलग टाइप की जो सीक्रेट पुलिस थी, है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो उसने इस्टेब्लिश की थी, जो कि उसकी आप देखेंगे कि ग्रीन यूनिफॉर्म की पुलिस जो थी रेगुलर की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, और अलग अलग तरीके की सीक्रेट पुलिस को भी उसने ईजाद किया। क्यों? क्योंकि है ना, जो भी व्यक्ति उसके अगेंस्ट बोलता था उन लोगों को बंदी बना लिया जाता था। तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन उसने कैसे किया, हिटलर ने रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया, तो अब आप देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन या उसकी फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए, Hitler gave the responsibility of economic recovery to Zalmar Sachs, and his aim was full production and full employment. And this process to be done by funded work creation program. It means Zalmar Sachs जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी हिटलर के द्वारा इकोनॉमिक रिकवरी की, एंड उसका जो एम था वो फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट था। एंड इस प्रोसेस में फेमस जर्मन सुपर हाईवे और पीपल्स कार वॉक्सवैगन भी प्रोड्यूस किए गए। एंड फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। उसने क्या किया कि सबसे पहले तो नेशनल लीग से अपने आप को अलग किया 1933 में, एंड रीऑक्यूपाइड द रीनालैंड इन 1936 एज जो अलाइड पावर्स ने उसको ऑक्यूपाइड कर लिया था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, राइनलैंड पर दोबारा से इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया था। एंड 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, एंड इसमें इन्होंने क्या किया कि यानी कि यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रेटेड कर लिया था किसको, ऑस्ट्रिया को और जर्मनी को। 1938 में इन्होंने क्या किया कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर के तहत इन्होंने ऑस्ट्रिया को और जर्मनी को इंटीग्रेटेड कर लिया था। एंड देन ही वेंट ऑन द वेस्ट। जर्मन का जो यहाँ पर देखेंगे स्पीकिंग सुडेटनलैंड था, है ना, तो उसने क्या किया कि इस पर कब्जा कर लिया। सुडेटनलैंड पर क्या कर लिया, जो चेकोस्लोवाकिया का था उस पर उसने उसको सीज कर लिया एंड गोब्ड अप द एंटायर कंट्री। इन ऑल दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, एज एक्चुअली कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस इंग्लैंड के द्वारा नहीं किया गया। तो इन द सेंस इसको क्या है कि अनस्पोकन सपोर्ट माना गया इंग्लैंड का। एंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्सेलिस वर्डिक्ट, यानी कि वो उस चीज़ का गवाह था, वो जो हार्श ट्रीटी जर्मन के ऊपर ला दी गई थी, है ना, जर्मन के ऊपर फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट कराया गया था। तो वो उसका वो वर्डिक्ट था, वो इंग्लैंड जानता था कि इससे पहले जर्मनी के साथ ऐसा हुआ है, तो उसने फिर जर्मनी के दोबारा इस सुडेटनलैंड को कब्जा करने पर उसने कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया। एंड दीज क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड seemed to reverse the destiny of the country। तो ये जो सिचुएशन थी, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से वो इन कंट्री के अंदर और बाहर
जिस तरीके से वो जो जल्दी जल्दी इस तरीके से उनको जो सक्सेस मिलती जा रही थी, तो उससे तो ये निश्चित था कि जो कंट्री है उसकी जो डेस्टिनी है वो रियली क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, पलट रही है, चेंज हो रही है, ऐसा लगने लगा था। तो हिटलर डिड नॉट स्टॉप, हिटलर यहीं पर स्टॉप नहीं हुआ कि जो कुछ एलाइड पावर्स के द्वारा छीन लिया गया था उसको उसने दोबारा से गेन किया, वो यहीं पर स्टॉप नहीं हुआ। सास्ट ने एक्चुअली उसको एडवाइस किया कि वो जो है बहुत ज़्यादा रेयरामेंट यानी कि हथियारों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे, बिकॉज फाइनेंशियल जो कंडीशन है स्टिल कैसी है, वो अभी उसके पास कमी है ना। तो कॉशियस पीपल जो है उसको हिटलर को बिल्कुल भी इस तरीके के लोग जो थे वो पसंद नहीं थे, एज यू कैन सी इन दिस। तो यहाँ पर उसने देखा कि इस तरीके के लोग जो थे वो उसको पसंद बिल्कुल नहीं थे, तो जो उसको इस तरीके की हिदायत दें, तो इस उसने क्या किया कि उसने उसको उस पोस्ट से हटा दिया, यानी कि जो साच था उसको उसने उस पोस्ट से हटा दिया। और हिटलर ने सिर्फ वॉर का ही जो ऑप्शन था वही चूज़ किया। हिटलर ने यहाँ पर वॉर को ही चोज वॉर एज अ वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। एक्चुअली वो ना टेरिटरी को एक्सपेंशन करने के साथ साथ वो रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना चाहता था। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को क्या किया, पोलैंड पर उसने हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था, एंड दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। और यहाँ उसका जो वॉर था वो स्टार्ट हो गया था फ्रांस एंड इंग्लैंड के साथ। एंड इन सितंबर 1940 यहाँ पर एक ट्रिपैटेड पैक्ट हुआ था, यानी कि किसके बीच में समझौता हुआ, यू कैन अंडरलाइन हियर, जर्मनी, इटली एंड जापान, जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में, एंड स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। और यहाँ इस तरीके से हिटलर को एक और ज़्यादा इंटरनेशनल जो सपोर्ट मिल गया था, पावर मिल गया था। एंड पपेट रेजिम्स जो थे, यानी कि अब आप देखेंगे कि उसने यूरोप में जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थे वहाँ पर जो नाजी को सपोर्ट करने वाले पपेट रूलर्स को स्टैब्लिश कर दिया, पपेट रूलर को सेटअप कर दिया, है ना। तो यहाँ पर पपेट रूलर से मतलब जो कि केवल किसके फॉलो करेंगे, नाजीज यानी हिटलर को। एंड बाय द एंड ऑफ 1940 जब ये लास्ट में क्या हुआ कि हिटलर जो था वो पिनेकल ऑफ हिज पावर, यानी कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हिटलर वॉज एट पिनेकल ऑफ हिज पावर, explain it. So you can write all these things in your examination in the answer of this question. So you can see कि यहाँ पर रियली वो कहाँ पर था, वो अपने चरम पे था, वो पिनेकल पे था, है ना। तो हिटलर ने क्या किया था कि पूरा जो उसका कंसंट्रेशन था, हिटलर मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम, जो उसका था कि वो अब किसको जीतना चाहता था, ये उसका लॉन्ग टर्म एम था कि वो ईस्टर्न यूरोप को जीतना चाहता था, होल यूरोप को, है ना। तो ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज, एक्चुअली वो क्या था, फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस जो था जर्मन्स के लिए वो सिक्योर करना चाहता था। सो ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर एक्चुअली दैट वाज, है ना। हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश, जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस और इंग्लैंड से उसका युद्ध स्टार्ट हो ही चुका था, वॉर स्टार्ट हो चुका था, है ना। और ईस्टर्न फ्रंट में उसका कौन था, यहाँ पर उसने राइवल अपना क्रिएट कर लिया था, पावरफुल सोवियत आर्मीज। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि जो सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लेक्टेड, एज यू रिमेम्बर रेड आर्मी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बोल्शेविक्स आर्मी, है ना। सो द एज यू हैव रेड इन इट last chapter, previous chapter, and this Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany and Stalingrad। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो सोवियत आर्मी है वो एक्चुअली क्या भारी पड़ी इस पर, जर्मनी पर,
है ना। और उसने क्या कर दिया, इनको एक तरीके से क्या कर दिया कि डिफीट कर दिया, या बोल सकते हैं कि इनको हारने के लिए मजबूर कर दिया, घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin। और कहाँ तक खदेड़ा इनको, बर्लिन के बीचों बीच तक, जब तक ये ना पहुंच गए। एंड इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेगमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ कंट्री ऑफ देयर आफ्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जितनी भी जो घटनाक्रम हुआ है ना, जो भी इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि वो किसका यहाँ पर जो डोमिनेशन हो गया, अब किसका हो गया था, वो सोवियत का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी तक, यानी कि फ्रांस से, इंग्लैंड से एंड यूएसएसआर से इसका जो वॉर स्टार्ट हुआ है जर्मनी का, एंड सम आर सपोर्टिंग जस्ट लाइक इटली एंड जापान। So the Europe was divided into two parts, as I have told you before. So US had resisted involvement in the war. तो यूएस जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था वॉर में। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस, क्योंकि एक्चुअली जो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सिचुएशंस उसने फेस की थी, एक्चुअली वो सिचुएशंस को फिर से फेस नहीं करना चाहता था, है ना। तो इसीलिए वो जो था वो विलिंग नहीं था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑफ द इकोनॉमिक problems that the first world war had caused. So but it could not stay out, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है इसे वॉर से दूर नहीं रह पाया, क्योंकि जापान की जो थी वो ताकत फैलती जा रही थी, पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेंच इंडो चाइना पर भी उसने जो था अपना डोमिनेशन कर लिया था। और जो अमेरिका के जितने भी नोवल यहाँ पर देखेंगे कि नेवल बेसिस जो थे, है ना, द पैसिफिक इसमें ओशियन में, तो यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया था, अपनी एक प्लानिंग कर ली थी अटैक करने की। सो व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, सो यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो इन दिस सिचुएशन US entered in the Second World War and the war ended in May 1945। as you know कि this time क्या हुआ था कि US ने ड्रॉपिंग कर दिया था, यानी कि बॉम्ब गिरा दिया था किस पर, हिरोशिमा पर, है ना। तो यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी की जो घटना आपको याद होगी। तो इसमें क्या है कि इसी के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हुआ 1945 में, मई में। तो आप देखिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो अभी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में जैसे बताया गया है। तो आपको फिर से उसी स्टोरी पर लौटते हैं। ये तो हमारी फॉरेन कंडीशन रही, तो जहाँ पर कि इसके हेलमुथ के फादर और उनकी स्टोरी जो है, और किस तरीके से नाजीज़ जो है जो उनका क्राइम रहा नाजीज़ का ड्यूरिंग द वॉर। सो उस कंडीशन पर हम फिर से यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। ओके। Nazis world view, Nazi ideology, it means these are the synonyms। एक्चुअली क्या है कि नाजी आइडियोलॉजी और नाजीज वर्ल्ड, हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। तो यहाँ पर कोई भी जो है आपस में इक्वलिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से रेसिज्म के बेस पर कुछ लोगों को क्या किया गया था, हायर किया गया था, यानी कि हायर क्लास के माना गया था, और कुछ लोगों को कम माना गया था। तो इस नज़रिए से हम देखेंगे कि यानी कि इस तरीके से आप देखिए कि इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन आर द टॉप। ये जो थे नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो थे वो टॉपर थे, है ना। ये ब्लू आइड पीपल थे, है ना, एंड लॉन्ग हाइटेड
एंड वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, और इन ये जो है ज्यूज को क्या मानते थे, अपने से कम मानते थे, है ना। तो दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड आर्क इनेमीज ऑफ द आर्यंस। सो हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम द, इसने जो रेसिज्म यानी कि जो इसका आइडिया है वो कहाँ से इसने इंस्पायर हुआ है, ये चार्ल्स डार्विन से एंड हार्ट स्पेंसर से। सो यहाँ डार्विन के अकॉर्डिंग क्या है कि डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइज टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, पर उन्होंने अपना जो थॉट दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो हार्बर्ट स्पेंसर ने भी लास्ट में इनमें फिटनेस का और सर्वाइवल का जो आइडिया ऐड किया है। तो उनके आइडिया के अकॉर्डिंग क्या है कि स्पेसीज जो है वही सर्वाइव करती हैं लास्ट तक अर्थ पर, है ना, कि जो कि क्या कर सकती हैं, अपने आप को देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती हैं, है ना। तो उसने इसको ह्यूमन के ऊपर अप्लाई कर दिया है कि यानी कि जो लोग क्या है प्योर है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को उसने इस तरीके से यहाँ पर इसमें ऐड किया है कि नाजीज आर्ग्यूड मेंट वॉज अ सिंपल, उनका मानना क्या था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पेरिस, यानी कि यहाँ पर देखिए हारेगा कौन, जो वीक है। डेफिनेटली वी कैन अप्लाई इट ऑन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, कि देखिए अब जैसे जस्ट वी आर सीइंग कि कोविड सिचुएशन जो चल रही है अभी, कोविड-19, तो उस सिचुएशन में जो वीक लोग हैं, है ना, दे कुड नॉट सर्वाइव, एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जिनका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग है ना, दे विल सर्वाइव। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, ये इस तरीके से उसने ह्यूमन, ये जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ओनली। सो यहाँ पर उसने क्या किया है कि नाजीज ने जो है आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो नॉर्डिक आर्यन है ओनली दे आर प्योर जर्मन, सो दे आर डिज़ायरेबल पीपल एज कंसिडर्ड, एंड नॉन डिज़ायरेबल इसने किसको माना है, नॉन डिज़ायरेबल माना है ज्यूज़ को, जिप्सीज़ को, है ना, एंड जो क्रिपल्ड हैं, जो साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो डिसेबल हैं। तो यहाँ पर उसने लेबेनश्रोम नाम का ये जो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट है, यानी कि लिविंग स्पेस। तो वो क्या चाहता था, उसका मानना क्या था कि न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट एंड दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री एंड वाइल इनेबलिंग द सेटलर on new land to retain an intimate link with the place of their origin। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से उसने, हिटलर ने एक रेशियल स्टेट जो था वो इस्टेब्लिश किया था, कि उसने क्या किया था कि अनडिज़ायरेबल पीपल, यानी कि नाजीज वांटेड only a society of pure and healthy Nordic Aryan, only they were considered as desirable, and the people who were impure and undesirable and abnormal had no right to exist. So Jews and Gypsies were classified as undesirable, and Jews remained the worst suffered in Nazi Germany, and they lived separately marked areas called ghettos। उनके घरों को मार्क कर दिया जाता था अलग से, और उनको कोई भी राइट नहीं था, है ना। और यहाँ पर केवल किसको सर्वाइवल के लायक माना गया था, केवल डिज़ायरेबल जो पीपल थे उन्हीं को माना गया था। और जो जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, ज्यूज थे, है ना, अकॉर्डिंग टू देम दे आर नॉट एबल टू लिव इन दैट कंट्री। सो इन दिस सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, वो किसने सफ़र किया था, ज्यूज़ ने बहुत ज़्यादा, जिप्सीज ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था इन द ड्यूरेशन ऑफ नाजीज़। सो इन दिस सिचुएशन फ्रॉम 1933 से लेकर 1938 तक नाजीज टेरोटराइज्ड and pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. And the next phase, 1939 to 1945, aimed at the concentrating them in center areas and eventually killing them in the gas chamber in Poland. सो इनको रिमूव करके, ज्यूज़ और जिप्सीज़ को रिमूव करके, वो एक ऐसा स्टेट बनाना चाहता था दैट वाज रियली रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया यानी कि एक काल्पनिक जो नगर बनाना चाहता था, काल्पनिक शहर बनाना चाहता था, इमेजिनेशन के ऊपर जो बेस्ड था। एक्चुअली
जो हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसने लोगों को क्या है मार कर, जैसे उनके लिए उसने गैस चैम्बर्स वगैरह बनाए थे, कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, है ना। तो उनको सर्वाइवल के लिए उसने राइट कोई नहीं दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेशियल यूटोपिया, यानी कि मैंने अभी आपको बताया यूटोपिया, यानी कि उसका एक इमेजिनेशन के बेस पर जो उसने स्टेट बनाना चाहता था कि मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स्ड टू जर्मनी, है ना। जर्मनी के द्वारा जो था ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था पोलैंड का वो एनेक्स कर लिया गया, हथिया लिया गया। एंड पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम, और पोल्स को वहाँ से मजबूर कर दिया गया कि वो अपना प्लेस वहाँ से एंड छोड़ दें। तो और यहाँ पर जो एरिया क्या कर लिया गया था, जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम द ऑक्यूपाइड यूरोप एंड पोल्स वर ऑफन देयर हार्ट, जैसे कि भेड़ बकरियों को वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, जस्ट इन दैट वे। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो मेंबर्स थे ऑफ पोलिस intelligentsia were murdered in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually survival। पोलिस चिल्ड्रन जो थे, जो थोड़े बहुत आर्यन जैसे लगते थे, है ना, जैसा कि अभी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि जो लेडीज़ थी उनको सख्त हिदायत थी कि वो किसी भी ज्यूज़ या जिप्सीज़ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगी, है ना। इस पर उनको पनिशमेंट दिया जाता था, यानी कि उनको कहीं पर थोड़ा सा भी यदि लगता था बाय फेस और लुक से कि ये जो बच्चा है वो कैसा है, आर्यन है, तो उसका बकायदा क्या होती थी, रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्जामिन किया जाता था। अगर वो उसमें नॉर्डिक आर्यन होता था, तो अगर यानी कि उसमें वो पास हो जाता था, तो जर्मन फैमिलीज़ को दे दिया जाता था उनकी देख रेख करने के लिए, उसकी टेक केयर के लिए। और यदि वो उसमें पास नहीं होता था, यानी कि नॉर्डिक आर्यन नहीं पाया जाता था, तो देवर डिपोटाइज्ड डिपॉजिटेड इन द ऑर्फनेज, यानी कि उनको डिपॉजिटेड, यानी कि वहाँ पर कहाँ पर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज, यानी कि उसको जो अनाथ आश्रम होते थे वहाँ पर उसको भेज दिया जाता था। और ज़्यादातर तो क्या होते थे इसमें, बेचारे सरवाइव नहीं कर पाते थे, है ना। तो विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गैटोज, और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गैस चैम्बर्स और गैटोज, है ना, इनके थ्रू जो थे सम ऑफ द लार्जेस्ट गैटोज एंड गैस चैम्बर्स, द जनरल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। So in this way, German Nazis, Hitler wanted to create a racial utopia. As you can see in this picture, that was the gas chamber also. And youth in Nazi Germany, we will watch in next video. So thanks for watching.